नमस्कार। आपको पता है प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या, इन तीनों जगहों को आप एक साथ घूम सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा टूर प्लान लेके आ गए हैं जिसके माध्यम से आप इन तीनों जगहों को एक साथ घूमेंगे, वो भी सिर्फ 4 दिन और 3 रातों में। इतना ही कम समय लगने वाला है और कोई भी जगह मिस भी नहीं होगी। हम ऐसे आपका टूर प्लान डिजाइन करके बता रहे हैं जिसके माध्यम से आपका खर्च भी बहुत कम आएगा और बहुत ही आसानी से आप इन सभी जगहों को घूम पाएंगे। काशी विश्वनाथ जी के दर्शन कर पाएंगे, अयोध्या में रामलला जी के दर्शन कर पाएंगे और प्रयागराज की पावन भूमि में संगम में स्नान कर पाएंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। हम बारीक से बारीक डिटेल से जानकारी देने वाले हैं आपको। कौन सी ट्रेन आपको पकड़नी है, कौन सा माध्यम से आप कैसे जाएंगे, कहाँ पहुंचेंगे, क्या खाएंगे पिएंगे, एवरीथिंग, सब चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और कमेंट सेक्शन में जरूर से जय सिया राम लिख दीजिएगा दोस्तों। तो ये हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी वाराणसी से। तो सबसे पहले हम पहुंचेंगे वाराणसी। तो सबसे पहले बात करते हैं वाराणसी पहुंचने के माध्यमों के बारे में। तो अगर आप ट्रेन से वाराणसी जाना चाहते हैं तो वहां पर आपको 2 रेलवे स्टेशन मिल जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। एक है वाराणसी जंक्शन, जिसे कैंट स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन। इन दोनों में से किसी भी रेलवे स्टेशन के लिए आपको सीधी गाड़ी मिल सकती है अपने शहर से। और अगर आप जाना चाहते हैं फ्लाइट के माध्यम से तो जो आपको सबसे नजदीकी एयरपोर्ट मिल जाता है उसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये जो एयरपोर्ट है वो शहर से लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर है। और एयरपोर्ट से आपको शहर पहुंचने के लिए टैक्सी और कैब की सर्विसेज वहां से मिल जाती हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप जाना चाहते हैं सड़क मार्ग के द्वारा तो बस और कार के लिए यहाँ पे रास्ता अच्छा है, आप जा सकते हैं, आराम से पहुंच सकते हैं। और आपको NH-19, NH-31 इस प्रकार से अलग अलग राष्ट्रीय राजमार्ग मिल जाते हैं जिसके माध्यम से आप वाराणसी पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा आपको बसेस की जो है सेवाएं मिल जाती हैं। लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर, कानपुर जैसे शहरों से आपको सीधी बसेस मिल जाती हैं जहां से आप आराम से पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले डे 1 की आइटनरी पे बात करेंगे। पहले आपको वाराणसी पहुंच जाना है और वाराणसी उतर के सबसे पहले अपने रहने की व्यवस्था करेंगे और होटल या धर्मशाला जो भी आप चुनते हैं उसमें चेक इन करेंगे। बात करें यहाँ पर रुकने की व्यवस्थाओं के बारे में तो आपको वाराणसी में हर बजट और जरूरत के अनुसार ठहरने के लिए अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ पर आपको होटल से लेकर धर्मशाला, हॉस्टल, होम स्टे और आश्रम भी उपलब्ध हैं जहाँ पे आप रुक सकते हैं। मंदिरों और घाटों के पास रुकने से आप आसानी से शहर की संस्कृति और गंगा आरती का आनंद ले सकते हैं। होटल या धर्मशाला में चेकिंग करने के बाद सबसे पहले आप जाएंगे काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर, जिसको स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि इसके शिखर पर 1 टन सोना चढ़वाया था महाराजा रणजीत सिंह ने। काशी को शिव की नगरी भी कहा जाता है और इसे मोक्ष नगरी भी मानते हैं। काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग के दर्शन करने से भक्तों को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। आप चाहें तो दर्शन करने से पहले गंगा नदी में स्नान कर सकते हैं। विश्वनाथ मंदिर जो है वो गंगा जी के बहुत पास है, तो आप स्नान करके सीधे दर्शन करने के लिए मंदिर में जा सकते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के समय के बारे में आपको बताते हैं। जो मंदिर खुलने का समय है वो तो सुबह 3 बजे से है, पर 3 से 4 के बीच में मंगला आरती की जाती है। और इस मंगला आरती में भाग लेने के लिए आपको बुकिंग पहले से कर लेनी होती है। इसके बाद दिन में 11:15 बजे से 12:20 तक आपकी भोग आरती होती है। इसके बाद दिन में 12:20 से लेके शाम को 7 बजे तक सार्वजनिक दर्शन के लिए मंदिर खुला रहता है। आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये अलग अलग आरतियों का समय है जो वहाँ पे विश्वनाथ मंदिर में की जाती है। और उसको अगर आप बुक कराना चाहते हैं तो इन आरतियों में शामिल होने के लिए आपको फीस देनी पड़ती है, पहले से बुकिंग करानी पड़ती है। इसका आपको ख्याल रखना होगा। अगर आप आरती में शामिल नहीं होना चाहते हैं, जनरली सिर्फ अपना दर्शन करके वापस आ जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको किसी भी प्रकार का पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप फ्री में दर्शन कर सकते हैं सार्वजनिक समय पे। आरती में शामिल होने के लिए बुकिंग काशी विश्वनाथ मंदिर की जो आधिकारिक वेबसाइट है उससे कर सकते हैं आप, या फिर आप वहां से काउंटर से जाकर भी कर सकते हैं। वेबसाइट आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इसी वेबसाइट से आप बुक करें और किसी अतिरिक्त वेबसाइट पर क्लिक ना करें। दर्शन के लिए आपको VIP दर्शन भी कर सकते हैं और आप फ्री दर्शन भी कर सकते हैं। अगर आप VIP दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 250 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से देना होता है।
वीआईपी दर्शन को आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। जो आधिकारिक वेबसाइट है उसी पर जा करके आपको उसे बुकिंग कर लेना होगा। इसके अतिरिक्त आप काउंटर पर से भी बुकिंग कर सकते हैं। मंदिर के अंदर आप मोबाइल फोन, कैमरा या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेके नहीं जा सकते हैं। अंदर इस प्रकार के डिवाइसेस को ले जाना प्रतिबंधित है। आप इन्हें सुरक्षित लॉकर में रख करके जा सकते हैं। दर्शन के लिए सुबह का समय ज्यादा बेहतर होता है क्योंकि उस समय थोड़ी भीड़ कम होती है। विश्वनाथ मंदिर के बाहर ही आपको फूल, बेलपत्र, प्रसाद आदि मिल जाता है जिसे आप खरीद करके अंदर लेके जा सकते हैं। इसके अलावा आपको मंदिर के अंदर भी प्रसाद के काउंटर्स मिलते हैं जहां से आप प्रसाद खरीद सकते हैं। विश्वनाथ जी के दर्शन करने के बाद आपको कौन कौन से स्थानों पर जाना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप विश्वनाथ जी के मंदिर से निकल के बृहस्पति देव के मंदिर भी जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। बृहस्पति देव का बहुत ही बड़ा और खूबसूरत सा मंदिर वहाँ बना हुआ है जो आपको रास्ते में जाते वक्त ही दिखाई देता है। मतलब कि जब आप विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए जा रहे थे तो रास्ते में ही आपको दिख जाएगा वो मंदिर, वहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अन्नपूर्णा माता का दर्शन जरूर करें। अन्नपूर्णा माता का जो मंदिर है वो आपको बिल्कुल विश्वनाथ मंदिर के पास ही मिल जाता है, तो वहाँ पे दर्शन करने का विशेष महत्व है, आपको वहाँ पे जरूर जाना चाहिए। इसके अलावा आप जा सकते हैं संकट मोचन मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। वहाँ पे आपको एक विराट स्वरूप में संकट मोचन जी के दर्शन होते हैं। संकट मोचन मंदिर बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। वहाँ पे सुबह से लेकर के रात में लेट नाइट तक यानी 11 बजे तक 12 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है। यहाँ पे दर्शन करने आपको जरूर जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप जा सकते हैं BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। जी हाँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं है, वहाँ लोग घूमने के लिए भी जाते हैं। उसके अंदर VT यानी विश्वनाथ टेम्पल बना हुआ है जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर की एक पूरी तरीके से कहते हैं ना कॉपी है, और उसको वहाँ पर इतना सुंदर तरीके से बनाया गया है और वहाँ पे लोग टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं। सुंदर सा गार्डन बना हुआ है, खाने पीने की आपको अच्छे अच्छे स्टॉल्स मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप जा सकते हैं दर्शन करने के लिए, घूमने के लिए एक अच्छी जगह है। उसके अतिरिक्त आपको जाना चाहिए भैरवनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए। श्री काल भैरव का मंदिर है, काशी के कोतवाल कहे जाते हैं, तो इस मंदिर को आपको जरूर से जरूर दर्शन के लिए जाना चाहिए। इसके अलावा आप जा सकते हैं तुलसी मानस मंदिर में दर्शन करने के लिए। यह वो स्थान है जहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। और जैसा कि आप लोग ने सुना होगा कि काशी जो है घाटों का शहर है, तो वहाँ पर 3 जो इम्पोर्टेंट घाट हैं जहाँ पे आपको घूम के जरूर आना चाहिए, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो पहला है दशाश्वमेध घाट। ये घाट वाराणसी का सबसे प्रसिद्ध घाट है, जहाँ पर इसकी महत्ता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पे होती है भव्य गंगा आरती। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर गंगा आरती देखने आते हैं दोस्तों। इतनी सुंदर गंगा आरती होती है कि आप उस मोहक दृश्य को अपने जीवन में कभी भूल नहीं पाएंगे। आप घाट पर बैठ के इस आरती को एंजॉय कर सकते हैं, बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। शाम के समय आपको इस घाट पे आरती करने का अवसर मिलता है। इसके अलावा आप यहाँ पर शाम के समय नाव की सवारी करते हुए घाटों का सुंदर सा नजारा भी देख सकते हैं। नाव की सवारी के लिए सुबह और शाम दोनों का समय बहुत अच्छा होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर है 80 घाट। 80 घाट पे भी लोग घूमने के लिए जाते हैं। यहाँ पर अलग अलग खाने पीने की चीजें मिलती हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर सा आपको नजारा देखने को मिलता है। यहाँ पे भी लोग बोटिंग करते हैं गंगा जी में। 80 घाट भी बहुत प्रसिद्ध है जहाँ पे आप घूमने के लिए जा सकते हैं। गंगा नदी और 80 नदी के संगम पर यह घाट स्थित है और इस घाट को घूमने का समय जो है वो सूर्योदय का है। सूर्योदय के समय इस घाट की खूबसूरती और भी ज्यादा निखर के सामने आती है। इसके अतिरिक्त आप जा सकते हैं मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट जो है सबसे पुराना घाट है, ये प्रमुख शमशान घाट है वहाँ पर, और ये मान्यता है कि यहाँ पर अंतिम संस्कार करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह स्थान आध्यात्मिकता के गहरे अर्थ को समझने के लिए बहुत अच्छा है। इस घाट पर बैठ के आपको दिखेगा कि यहाँ पर कभी भी अग्नि शांत नहीं होती, हर पल यहाँ पर चिता जलाई जाती है। इसके अतिरिक्त आप जा सकते हैं रामनगर किला घूमने के लिए। यह वाराणसी के राजा का ऐतिहासिक किला है। यहाँ का संग्रहालय शाही परिवार की प्राचीन वस्तुओं, हथियारों और पुरानी गाड़ियों को प्रदर्शित करता है। ये जो रामनगर किला है, आपको इस तरफ गंगा नदी के इस तरफ तो आपको विश्वनाथ मंदिर वगैरह ये सब मिलता है, गंगा नदी के दूसरे किनारे पर आपको ये किला मिलता है। इसके अतिरिक्त आप जा सकते हैं भारत माता मंदिर के दर्शन करने के लिए, और इस मंदिर में भारत का विशाल नक्शा बना हुआ है। इन सभी स्थानों को घूमने के बाद यदि आपके पास समय बचता है तो आप सारनाथ जा सकते हैं। काशी विश्वनाथ से सारनाथ मंदिर की दूरी 9 किलोमीटर के करीब है और आप वहां से ऑटो वगैरह की बुकिंग करके सारनाथ के लिए जा सकते हैं।
यहाँ पर भगवान बुद्ध के उपदेश की स्मृति में बनाया गया एक स्तूप है जिसे धमेक स्तूप कहा जाता है, जिसमें अशोक स्तंभ का सिंहशीर और अन्य बौद्ध के अवशेष हैं। इसे घूमने का जो समय है वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक का है। तो वाराणसी में इन सभी स्थानों को घूमने के लिए आपके 2 दिन पर्याप्त हैं। आप 2 दिन के लिए वहां पर वाराणसी में रहेंगे। एक नाइट आपको वहां पे रुकना होगा, एक नाइट के लिए स्टे करना होगा। वाराणसी से प्रयागराज जाने में आपको मिनिमम 2.25 घंटे का समय लगता है ट्रेन से। 2.25 घंटे में आप पहुंच जाते हैं प्रयागराज के लिए। प्रयागराज जाने के लिए आपको वाराणसी से बहुत सारी ट्रेन मिल जाती हैं और इसके अतिरिक्त आप बस से भी प्रयागराज पहुंच सकते हैं। स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, ये कुछ ट्रेन की जानकारी है जिनके माध्यम से आप वाराणसी से प्रयागराज पहुंच सकते हैं। आपको शाम के समय वाराणसी से प्रयागराज पहुंच जाना चाहिए और नाइट में जाकर प्रयागराज में आपको स्टे कर लेना चाहिए। शाम के वक्त जब आप प्रयागराज पहुंचेंगे तो आप वहां पर कोई होटल या धर्मशाला में जाकर आराम से रुक जाएंगे और सुबह से अपनी यात्रा को शुरू करेंगे। प्रयागराज में आपको वहाँ पे सिविल लाइंस में आपको होटल्स मिल जाते हैं जहाँ पे आप जाकर रुक सकते हैं। इसके अलावा आपको रेलवे स्टेशन के पास भी, प्रयागराज जंक्शन जो रेलवे स्टेशन है उसके पास भी आपको बहुत सारे होटल्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे आप आराम से 700 से 1000 रुपये में रुक सकते हैं। पर जिस समय कुंभ का आयोजन होता है और कुंभ मेला चल रहा होता है उस वक्त ये सारे होटल बुक रहते हैं और उनका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। उस समय में छोटे से छोटे होटल में 2 से 3 हज़ार रुपये में आपको एक कमरा मिलता है। तो इस बात का आप ख्याल रखिए कि जब आप कुंभ के दौरान अगर जाएंगे तो जो होटल का किराया है वो आपको बढ़ के ही मिलेगा, वरना और समय पर वहाँ पे होटल बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। प्रयागराज, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद है, भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र शहरों में से एक है। यहाँ पे आप सबसे पहले जाएंगे त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम में आपको 3 बड़ी नदियों का पवित्र संगम देखने को मिलता है। ये वही स्थान है जहाँ 3 नदियाँ गंगा, यमुना और अदृश्य माँ सरस्वती का संगम होता है। इस स्थान को मोक्ष प्राप्ति का स्थान भी माना जाता है। कुंभ, अर्धकुंभ जैसे मेलों का जो आयोजन है वो त्रिवेणी संगम में ही होता है। यहाँ पर स्नान करने से पापों का नाश हो जाता है। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी ये है दोस्तों कि वहाँ पर प्रयागराज में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रेलवे स्टेशन हैं। उसके बारे में हमने संपूर्ण जानकारी से एक रिलेटेड वीडियो पहले ही अपने चैनल पे क्रिएट करके डाला है। आई बटन पे आपको लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देंगे, उस वीडियो को देख लीजिएगा तो रेलवे स्टेशन का सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इसके अलावा हम आपको बता दें कि अगर आप त्रिवेणी संगम जाना चाहते हैं तो सबसे नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है, जो सबसे पास में पड़ता है घाट के, उसका नाम है प्रयागराज संगम। तो अगर आपकी गाड़ी प्रयागराज संगम के लिए सीधी मिल जाती है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। वहां से जो घाट की दूरी है मात्र 2 से 3 किलोमीटर है। तो आप प्रयागराज संगम पे उतर के मात्र 20 रुपए में ऑटो के द्वारा भी त्रिवेणी संगम तक जा सकते हैं और यदि आप चाहें तो आप वहां पर पैदल भी चलकर जा सकते हैं। त्रिवेणी संगम तक पहुंचने के लिए आप नाव की सवारी कर सकते हैं। नाव वहां पर मिलती है और नाव वाले आपको संगम वाले स्थान तक लेके चले जाते हैं। वहां पर जाकर के आप स्नान आदि करके, पूजा वगैरह करके उसी नाव वाले के साथ में वापस अपने इस घाट पर आ जाते हैं। तो जो नाव वाले होते हैं इसके लिए आपसे एक व्यक्ति के लिए 100 से 120 रुपये लेते हैं। वो आपको लेकर के जाते हैं, वहां पर वेट करते हैं। आप अपने कपड़े वगैरह, सामान वगैरह नाव में रख सकते हैं और वहां पर स्नान करके आप वापस घाट पर लौटकर आ सकते हैं। संगम स्थल के लिए आपको नाव का इस्तेमाल करना होगा। त्रिवेणी संगम में आपका जो घूमने का समय है वो सुबह सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक का है। जब तक सूर्यास्त नहीं होता आप त्रिवेणी संगम में स्नान के लिए जा सकते हैं। त्रिवेणी संगम के पास ही आपको अकबर का किला मिल जाता है, जिसे इलाहाबाद किला भी कहा जाता है। इस किले का निर्माण सम्राट अकबर ने 1583 में करवाया था। यहाँ पर एक पवित्र अक्षय वट भी है जिसे अमर वृक्ष कहा जाता है। लोग यहाँ पे इस वृक्ष के दर्शन करने के लिए जाते हैं। किले के अंदर आपको सरस्वती कूप और पातालपुरी मंदिर भी देखने को मिलता है। इस मंदिर में जाने का समय सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का है। इसके अतिरिक्त आपको वहीं पर त्रिवेणी संगम के घाट के पास ही लेटे हुए हनुमान जी का एक मंदिर देखने को मिलता है। वहां पे आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर हनुमान जी की 20 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी लेटी हुई प्रतिमा है। ऐसी मान्यता है कि जब प्रयागराज में बाढ़ आती है तो गंगा नदी का पानी भगवान हनुमान जी के चरणों को छूने के बाद वापस चला जाता है। मंगलवार और शनिवार के दिन इस मंदिर में बहुत अधिक भीड़ होती है। मंदिर दर्शन का समय सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक रहता है।
और यहाँ पर हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने की परंपरा है। और वहीं पर हनुमान जी के मंदिर के पास ही आपको नौलखा मंदिर देखने को मिलता है। ये प्रयागराज का एक बहुत ही खूबसूरत और प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर में आपको भगवान शिव का एक बहुत ही सुंदर सा शिवलिंग देखने को मिलता है, जहाँ पे आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। नौलखा का अर्थ होता है 1,00,000 रुपए का मंदिर और इसकी जो ऊंचाई और वास्तुकला है, इसकी वजह से इसका नाम नौलखा दिया गया है। इस मंदिर के खुलने का समय सुबह 5 बजे से है और रात में 9 बजे तक यहाँ पर दर्शन होते हैं। इसके अतिरिक्त आप जा सकते हैं आनंद भवन। ये भवन नेहरू परिवार का एक ऐतिहासिक निवास स्थान था, जिसे अब संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है, यानी कि ये एक म्यूजियम है और यहाँ पर आपको स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई कई ऐतिहासिक चीजें देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर एंट्री फीस 20 से 50 रुपए के बीच में लगती है। यहाँ पर घूमने का समय सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक का है। इसके अलावा आप जा सकते हैं अल्फ्रेड पार्क। अल्फ्रेड पार्क वही है जिसे चंद्रशेखर आज़ाद पार्क भी कहा जाता है और ये वही पार्क है जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अंग्रेज़ों से लड़ते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे और वो अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आए थे। और यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी की एक बड़ी सी प्रतिमा स्थापित है। इसके अलावा आप जा सकते हैं दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा एक पार्क जिसका नाम है शिवालय पार्क। शिवालय पार्क वो स्थान है दोस्तों जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिकृतियाँ बना करके स्थापित की गई हैं, यानी कि जो ज्योतिर्लिंग मंदिर हैं वो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वो मंदिर दिखते हैं वैसे ही मंदिरों को स्क्रैच के माध्यम से, यानी कि बचे हुए लोहे का इस्तेमाल करके उसको मंदिर का ढांचा दे करके वहाँ पर स्थापित किया गया है। बहुत सुंदर मंदिर है और वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, यानी बच्चों के लिए आपको वहाँ पे झूले भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको वहाँ पे बोटिंग करने के लिए भी मिलेगा। बहुत सुंदर सा मंदिर है, लोग वहाँ पर जाके टाइम स्पेंड करते हैं। और इसका जो खुलने का समय है वो सुबह 5 बजे से लेकर के रात में 9 बजे तक का है। और शिवालय पार्क में एंट्री फीस भी लगती है, जिसकी एंट्री फीस है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। तो प्रयागराज का जो त्रिवेणी घाट है उससे ये काफ़ी दूरी पर है, पर ये ज़रूर जाने की जगह है, मतलब आपको यहाँ पे ज़रूर घूमने जाना चाहिए अगर आप प्रयागराज जा रहे हैं तो। इसके अलावा आपको शिवालय पार्क के पास ही मिल जाता है अरैल घाट। दोस्तों अरैल घाट बहुत सुंदर है, ये नया बनाया हुआ घाट है और यहाँ पे भी लोग शाम के समय सुबह के समय घूमने के लिए जाते हैं। बात करें प्रयागराज में खाने पीने की, तो खाने पीने का आपको हर जगह स्टॉल्स मिलते हैं। प्रयागराज में भी खाने पीने की आपको कहीं पे कोई परेशानी नहीं आने वाली है। इसके अतिरिक्त आपको रेलवे स्टेशन के पास में बहुत अच्छे भोजनालय वगैरह मिल जाते हैं जहाँ पे आप भोजन कर सकते हैं। मात्र 20 रुपए से लेकर के 120 रुपए तक की थाली आपको इस प्रकार से सभी प्रकार का भोजन वहाँ पर खाने के लिए मिलता है, तो भोजन के लिए भी आपको कोई समस्या नहीं आती है। इसी प्रकार आपका तीसरा दिन समाप्त होता है दोस्तों। तीसरे दिन में आप प्रयागराज के दर्शन कर लेंगे। प्रयागराज में जितनी भी जगह है इन सभी स्थानों को घूम करके आप रात के समय ट्रेन या बस के माध्यम से अयोध्या पहुंच सकते हैं। प्रयागराज से अयोध्या पहुंचने में लगभग 5 घंटे का समय लगता है, तो अगर आप अपना रिजर्वेशन पहले से करा के रखते हैं तो आप आराम से जा करके ट्रेन में सो जाएंगे और सुबह उठ करके फ्रेश मूड से आप अयोध्या घूम सकते हैं। आपको प्रयागराज से कौन सी ट्रेन अयोध्या के लिए मिल जाएंगी ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो आपको ये पहले से रिजर्वेशन करा के रख लेना है ताकि आप आराम से प्रयागराज से अयोध्या पहुंच सके तीसरे दिन। तो ये आपका वाराणसी प्रयागराज अयोध्या की यात्रा का चौथा दिन है और अब आप अयोध्या पहुंच गए दोस्तों। तो अयोध्या में आप किस प्रकार से कहां कहां जाएंगे, कहां पे दर्शन करेंगे, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। अगर वीडियो में यहाँ तक पहुंच गए हैं दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अयोध्या में आप सबसे पहले जाएंगे राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन करने के लिए। अयोध्या को राम की नगरी के रूप में जाना जाता है। ये भगवान राम की जन्मभूमि है। मंदिर में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की मूर्तियों को स्थापित किया गया है। मंदिर का जो खुलने का समय है वो सुबह 6 बजे से है और शाम को 9 बजे तक यह मंदिर दर्शन के लिए खुला रहता है। यहाँ के मंदिर में प्रवेश निःशुल्क है, आपको किसी भी प्रकार का पैसा नहीं देना होता है। मंदिर के अंदर मोबाइल और कैमरा ले जाना मना है, तो बाहरी लॉकर्स बने हुए हैं जहाँ पर आप अपना सामान जमा कर सकते हैं।
इसके अलावा राम मंदिर के अंदर सुरक्षा के बहुत सारे इंतजाम हैं, तो अपने साथ ज़्यादा सामान लेके ना जाएं, आवश्यक सामान को ही अपने पास रखें। बाकी सामान को आपको जमा कर देना होगा या फिर होटल रूम में आपको रख के आना होगा। अगर आप अयोध्या में रुकने के लिए व्यवस्था ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए आपको हमारे चैनल पे पहले से एक वीडियो मिल जाएगा, आई बटन पे हम लिंक देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें हमने सस्ती धर्मशालाओं की जानकारी दी है, तो वहाँ पर आप जाकर के अयोध्या में रुक सकते हैं। इसके अलावा हमने इस वीडियो में ये भी बताया है कि आपको फ्री भोजन की व्यवस्था कहाँ पे मिलती है, कहाँ पे आप फ्री में भोजन कर सकते हैं, तो वीडियो में देख लीजिएगा तो आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं अयोध्या में राम मंदिर के अलावा आप और कौन कौन से मंदिरों के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो आप जा सकते हैं हनुमानगढ़ी मंदिर। ये मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है और अयोध्या के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यहाँ पर 76 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर तक पहुंचा जाता है। मान्यता है कि जो भी राम जी के दर्शन करने के लिए आता है उसे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करने चाहिए। ये मंदिर दर्शन के लिए सुबह 5 बजे से लेके रात को 10 बजे तक खुला रहता है। इसके अतिरिक्त आप जा सकते हैं कनक भवन। इसे माता सीता को राजा जनक के द्वारा विवाह में उपहार के स्वरूप दिया गया था। यह भव्य मंदिर भगवान राम और माता सीता को समर्पित है। यहाँ राम और सीता जी की स्वर्ण प्रतिमाएं स्थापित हैं, सोने से बनी मूर्तियां हैं। इस मंदिर के खुलने का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक का है। फिर शाम को 4 से लेकर के आप 9 बजे तक यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आप जा सकते हैं सरयू नदी पर और नए घाट पर। हालांकि ऐसी मान्यता है कि सरयू नदी में स्नान करने के बाद ही आपको दर्शन करने के लिए जाना चाहिए रामलला के। सरयू नदी को पवित्र नदी माना जाता है। यहाँ पर स्नान करने से पापों का नाश होता है। इसके अतिरिक्त आप अयोध्या में जा सकते हैं दशरथ महल के दर्शन करने के लिए। दशरथ महल भगवान राम के पिता महाराज दशरथ का महल था। यहाँ पर राम जी, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की सुंदर मूर्तियां स्थापित हैं। ये महल रंगीन नक्काशीदार खंभों और चित्रों से सजा हुआ है। यहाँ पर दर्शन करने का समय सुबह 6 बजे से लेके रात में 8 बजे तक का है। इसके अतिरिक्त आप जा सकते हैं राम की पैड़ी पे। राम की पैड़ी एक सुंदर जल संरचना है जिसे अयोध्या का हरिद्वार भी कहा जाता है। यह सरयू नदी के किनारे ही बना हुआ है और यहाँ पर भक्त स्नान कर पुण्य का लाभ प्राप्त करते हैं। दिवाली और अन्य त्योहारों के समय यहाँ हजारों दिए जलाए जाते हैं, जिसका दृश्य बहुत ही अद्भुत दिखता है। इसके अलावा आपको श्रीमणि पर्वत पे दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। ये एक छोटा सा पहाड़ है जिसे रामायण काल से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि जो हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने गए थे, तो जो संजीवनी बूटी जिस पहाड़ पर थी, वो जो पहाड़ है, ये पर्वत उसी पहाड़ का एक भाग है। इसके अलावा वहाँ पर आप गुप्तार घाट पे भी दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। ये स्थान सरयू नदी के किनारे स्थित है और मान्यता है कि भगवान राम ने यहाँ पर जल समाधि ले ली थी। घाट पर राम मंदिर और हनुमान मंदिर भी स्थित है। यहाँ का वातावरण बहुत ही ज्यादा शांत और आध्यात्मिकता से भरा हुआ दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त आप जा सकते हैं नागेश्वर मंदिर में, और ये भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है जिसे भगवान राम के पुत्र कुश ने बनवाया था। और यहाँ पर मंदिर में महाशिवरात्रि और सावन महीने में विशेष रूप से भक्तों की बहुत भीड़ होती है। और इसके अलावा आप जा सकते हैं वाल्मीकि भवन। यह महर्षि वाल्मीकि के सम्मान में बनाया गया है, जिन्होंने रामायण की रचना की थी। यह सुंदर मूर्तियां और रामायण के विभिन्न प्रसंगों को चित्रों के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया है। इसी प्रकार आपका चौथा दिन भी कंप्लीट होता है और इन 4 दिनों में आपने प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी के सभी दर्शनीय स्थल और सभी जगहों के दर्शन कर लिए हैं। 4 दिन की इस यात्रा में आपके इन सभी स्थानों के सुंदर दर्शन हो जाएंगे, अगर आप इस प्रकार से अपना टूर प्लान करते हैं जिस प्रकार से हमने आपको जानकारी दी है। इसके बाद आप अयोध्या से ही अपने शहर के लिए सीधी गाड़ी बुक कर सकते हैं, सीधी ट्रेन ले सकते हैं, या फिर किसी और माध्यम से जिससे भी आप चाहें आप घर के लिए वापस हो सकते हैं। अगर आपको अयोध्या से सीधी गाड़ियां नहीं मिलती हैं या फिर कोई परेशानी आती है तो आप लखनऊ आ सकते हैं और लखनऊ से आप अपने शहर के लिए वापसी कर सकते हैं। अयोध्या से लखनऊ की दूरी 135 किलोमीटर की है।
आशा करते हैं दोस्तों कि वीडियो के माध्यम से अब आपकी यात्रा बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। अपने ट्रिप को इसी प्रकार से प्लान कीजिए। आपको किसी ट्रैवल एजेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी ट्रैवल एजेंसी की ज़रूरत नहीं है। हमने जो चीज़ें आपको बताई हैं वो पहले से तैयार करके रख लीजिएगा और इसी प्रकार से अपने आप इस ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप इस प्रकार का ट्रिप करते हैं और हमारे वीडियो के माध्यम से आपको हेल्प हुई है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। कमेंट सेक्शन में अपना जो अनुभव है ना वो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा दोस्तों। ज्वाइन अगर आप करते हैं तो आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं और मेंबरशिप को मेरे ज्वाइन करेंगे तो आपको और अलग अलग बेनिफिट्स मिलेंगे। आप मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। तो आप चाहें तो ज्वाइन के बटन पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ में, नई किसी जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।